स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल सैफी एंड यू आर वाचिंग एम हाई टू रीच हाई। आज हम करने वाले हैं कैश बुक विद जीएसटी। हाँ जी, कैश बुक के क्वेश्चंस को, डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को जीएसटी के साथ किस तरीके से किया जाएगा ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी से पहले समझो टैक्स का मतलब क्या होगा। देखो, अगर बात की जाए टैक्स की, तो टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट जो कि हर एक टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और इन रिटर्न गवर्नमेंट से कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्ट बेनिफिट रिसीव नहीं करता। हाँ जी, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। ये कंपल्सरी पेमेंट है जो हर एक टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पे करता है, और इन रिटर्न वो किसी तरीके का डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से रिसीव नहीं करता, तो ऐसी पेमेंट को टैक्स बोला जाता है। नाउ टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन, फाइनल बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट टू समवन अनदर। यानी कि ये वो टैक्सेस होते हैं आप जिसका फाइनल बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस बोलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज इनकम टैक्स। कभी पापा का आईटीआर पड़ोसी को भरते हुए देखा है? नहीं। तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये वो टैक्सेस होते हैं कि जिसके ऊपर पड़ता है उसी को ये पे करना पड़ता है, आप किसी और के ऊपर इसका फाइनल बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज फाइनल बर्डन एंड लायबिलिटीज पेड बाय डिफरेंट पर्सन। यानी कि हुज फाइनल बर्डन कैन बी शिफ्ट। यानी कि वो टैक्सेस होते हैं जिनका फाइनल बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट करते हैं, और बेसिकली ये टैक्सेस जो है ये इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ट्रेडर्स पे, और ट्रेडर्स जो है वो अपना जो टैक्स है वो वसूल करते हैं बायर्स से। एक एग्जांपल सिंपल, अगर बात की जाए आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप खाना खाएंगे, तो टैक्सेस पड़ते हैं उसके ऊपर है, लेकिन वो इंपोज आपके ऊपर करता है, वो चार्ज आपसे करता है, सेलिंग प्राइस में ऐड कर देता है वो टैक्सेस को। तो इन टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। होता क्या है, समझना मेरी बात, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके सिंपल साधारण सा टैक्स आ गया जिसको बोला जाता है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था। और अगर बात की जाए गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, सिंगल टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया जिसको नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर बात की जाए जीएसटी के, तो जीएसटी होता 4 तरीके का है। सबसे पहला होता है हमारा सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, फिर होता है हमारा आईजीएसटी, और लास्ट होता है यूटीजीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी की अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये टैक्स का वो हिस्सा होता है जो हर एक व्यापारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? ये टैक्सेस का वो पोर्शन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को एक ट्रेडर देता है। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, और अगर मैं ट्रांजैक्शन दिल्ली की किसी पार्टी के साथ कर रहा हूं, तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा। जब कभी भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आईजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको बोला जाता है यूटीजीएसटी। तो सिंपल सी अगर बात की जाए जीएसटी की, तो जीएसटी दो प्रकार का होता है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। क्योंकि आप सामान अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा, जीएसटी लोगे। तो जब कभी भी पैसा आएगा और जीएसटी आप लोगे तो वो आएगा आउटपुट जीएसटी के अंदर, भले से वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो। इसी तरीके से जब कभी भी आप सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो वो कवर होगा हमारा इनपुट जीएसटी के अंदर। इसी के अंदर सीजीएसटी आएगा, इसी के अंदर एसजीएसटी आएगा, इसी के अंदर आईजीएसटी आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज करते टाइम आप सामान खरीद रहे हो, आप पैसा दोगे तो लगेगा या तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी,
या फिर लगेगा इनपुट आईजीएसटी अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं, और अगर किसी दूसरी स्टेट के साथ आपका ट्रांजेक्शन होता है तो आप आईजीएसटी लगाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं उत्तराखंड के अंदर ही सामान परचेस करता हूं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। अगर मैं उत्तराखंड के बाहर सामान खरीदता हूं तो इनपुट आईजीएसटी लगेगा। इसी तरीके से अगर जब मैं सेल करता हूं तो सेल करते टाइम मेरे पास पैसा आता है तो मैं जीएसटी चार्ज करूंगा कस्टमर से। तो अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं तो लगेगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होता है। और अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टेट के बाहर तो यहां पर लगेगा हमारा आउटपुट आईजीएसटी। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने की देर है। जीएसटी कैश बुक में तुम्हें जितनी चाहिए मैं उतनी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है? देखो इसको, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं जर्नल एंट्रीज। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ध्यान से। देखो कैश परचेज की एंट्री क्या होती है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। कैश परचेज की एंट्री बनती है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको पेन कॉपी लेकर के बैठो, इसको नोट डाउन कर लो। परचेज की एंट्री क्या बनती है कैश परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर परचेज के साथ जीएसटी हो, अभी मैं बात कर रहा हूं विद इन स्टेट, तो यहां पर एंट्री क्या बन जाएगी? देखो जहां परचेज होगी वहां इनपुट लगेगा और जहां सेल होगी वहां आउटपुट लगेगा। इतना समझ लेना। जहां परचेज होगी वहां इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी, और जहां सेल होगी वहां आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी। जहां परचेज होगी वहां पर जीएसटी आएगा। इस बात को समझ लेना, दिमाग में डाल लेना। जहां परचेज वहां जीएसटी, परचेज के साथ इनपुट, सेल के साथ आउटपुट। लिख लो कहीं पे। परचेज की अगर बात की जाए, परचेज की एंट्री बनेगी कैश परचेज की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर इसी एंट्री में मैं जीएसटी भी पे कर रहा हूं तो यहां पर एंट्री हमारी बन जाएगी इनपुट सीजी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर यहां पर होता किसी दूसरी स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन तो एंट्री बन जाती परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा फंडा समझ लो। इसी तरीके से किसी भी तरीके का खर्चा आपके पास से जो जा रहा है उस पे इनपुट लगेगा, सैलरी को छोड़ के। सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल की एंट्री क्या बनेगी? कैश सेल की, और सेल के साथ लगता है आउटपुट। अभी बताया सेल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जहां सेल वहां आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इस तरीके से यहां पर एंट्री बनेगी। अच्छा, इसका उल्टा मान करके चलते हैं कि परचेज रिटर्न है। आपने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा था और परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है पता ही होगा आपको। परचेज रिटर्न की एंट्री बन जाती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जहां परचेज वहां जीएसटी, और जीएसटी परचेज के साथ लगता है इनपुट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी परचेज रिटर्न की? परचेज रिटर्न की एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जहां परचेज वहां जीएसटी, यहां लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जहां परचेज वहां जीएसटी, याद रखना। इसी तरीके से अगर सेल रिटर्न होती है तो सेल रिटर्न की एंट्री मान करके चलते हैं किसी को उधार में सामान बेचा था और वो सामान वापस आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या बनती है आपको पता ही होगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जहां सेल या सेल रिटर्न वहां जीएसटी, आउटपुट वाला। समझ में आ रही मेरी बात? इस बार सेल रिटर्न डेबिट में आ रहा है तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? एंट्री बन जाएगी हमारी सेल
रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये बन गई आपकी सेल रिटर्न की एंट्री विद जीएसटी। इसी तरीके से आप अगर कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो फिक्स एसेट को खरीदने की एंट्री क्या बनेगी आपकी? फिक्स एसेट को खरीदने की एंट्री बनती है फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जहां पर मेन आइटम वहां जीएसटी और जब पैसा जाता है तो उसके साथ लगता है इनपुट, तो एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से आप फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो यहां पर आपकी जो एंट्री बनने वाली है वो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। और जब सेल से पैसा आता है भले से फिक्स एसेट की हो तो एंट्री बनती है आउटपुट के साथ, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। और अगर आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब मैं तुम्हें डबल कॉलम कैश बुक बताने वाला हूं विद जीएसटी के साथ डबल कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनती है, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है? देखना। चलो पहले मैं फॉर्मेट बना ले रहा हूँ और फॉर्मेट के बाद मैं आपको एक एक करके ट्रांजेक्शन बताऊंगा और उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग कैसे करेंगे ये बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को यहाँ पर देख लेना। पहले मैं यहाँ पर अपना फॉर्मेट बना ले रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ये हो गई आपकी कैश बुक और ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। ये लिखना मत भूलना। ये आपका बन गया फॉर्मेट। एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस करते हैं और ट्रांजैक्शंस की एंट्री किस प्रकार से होगी ये बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कैश बुक में, अगर आप नए हैं वीडियो में तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब कभी भी पैसा आएगा डेबिट में, चेक के थ्रू आया तो बैंक कॉलम में और कैश के थ्रू आ रहा है तो कैश में। जब कभी भी पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है चेक के थ्रू तो बैंक कॉलम में और आ रहा है और मतलब कैश के थ्रू जा रहा है तो कैश कॉलम में। इस बात को आप सिंपल सा जो है दिमाग में डाल लेना। और बाकी जिनको जर्नल एंट्री आती है बढ़िया करके उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, चूरन सा है बिल्कुल। समझ में आ रही बात? तो मैं पहला ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, देखो जैसे मान करके चलते हैं 1 अप्रैल को यहां पर ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लिख लेना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। तो पैसा आ रहा है, जब कभी बिजनेस में पैसा आता है तो एंट्री डेबिट साइड में होती है, ठीक? तो यहां पर 1 अप्रैल को क्या लिखूंगा मैं? 1 अप्रैल को लिखूंगा। एंट्री बना के देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में, अपोजिट नाम क्या है? कैपिटल। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी कैश कॉलम में 1 लाख। ठीक है, मान करके चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं 1 अप्रैल को। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 at the rate 6% CGST एंड 6% SGST। तो पहली बार देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, परचेज किए गुड्स 10,000 रुपए के, CGST SGST 6% है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। अभी अभी बताइए मैंने क्या बनेगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में
एंट्री भी क्रेडिट में होगी, लेकिन अपोजिट नाम क्या है? ये 3 नाम है इसमें, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है तो डेट डालना 2 अप्रैल और यहां पर लिखना बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए की परचेज हो रही है आपकी? 10,000, ठीक। और 2 अप्रैल को सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लग रहा है उसमें? 6%। 10,000 का 6% 600 रुपए होता है। यहां लिखेंगे बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 600 रुपए, और 2 अप्रैल को आप यहां पर लिखेंगे बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगी 600 रुपए। मान करके चलते हैं अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल को आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹2000। क्या इसकी एंट्री होगी? एंट्री बना के देख लो, कैश बुक में इसकी एंट्री होगी। जर्नल एंट्री इसकी बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कहीं कैश आ रहा है एंट्री में? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब कभी भी किसी का नाम दे रखा हो और नाम के साथ जब तक कैश ना दे रखा हो तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री किसी हाल में नहीं होगी। अगला ट्रांजैक्शन देखो, मान करके चलते हैं 4 अप्रैल को दे रखा है, 4 अप्रैल को दे रखा है, मान करके चलते हैं कैश सेल्स ₹20,000 एट द रेट 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। तो यहां पर देखो इस चीज को कैसे करेंगे, एंट्री बना के देख लो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? और सेल से पैसा आता है तो एंट्री जाहिर सी बातें यहाँ होगी, और सेल के साथ जो जीएसटी लगता है उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पर एंट्री आपकी क्या बनने वाली है? यहाँ पर एंट्री आपकी बनने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कैश डेबिट में एंट्री भी डेबिट में होगी। किस नाम से होगी? अपोजिट 3 नाम आ रहे हैं, सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो पहले अमाउंट लिख लेना, टू सेल अकाउंट 4 अप्रैल टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 4 अप्रैल टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की सेल हो रही है आपकी? 20,000 की। तो यहां लिखेंगे 20,000। 20,000 का 6% होता है 1200। 1200 रुपए की एक एंट्री यहां हो गई, 1200 रुपए की एक एंट्री यहां पर। पल्ले पड़ गई बात, ठीक है। फिर मान करके चलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री दे रखी है आपको 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। यहां लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2000। तो यहां देखो, जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसके डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सिंपल सी बात है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक से क्या होगा कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश कम होगा। जर्नल एंट्री बना के देख लो भले से, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो एंट्री होगी डेबिट में बैंक कॉलम में, और कैश कम हो रहा है तो एंट्री होगी कैश में क्रेडिट से। बैंक में क्या लिखेंगे 5 अप्रैल को? अपोजिट नाम। जर्नल एंट्री बना के देख लो, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट में, एंट्री भी डेबिट में। किस नाम से? टू कैश के नाम से। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2000। इसी तरीके से 5 अप्रैल को इसी तरीके से मान करके चलते हैं, आपको कैश दे रखा है तो कैश कॉलम में किस नाम से एंट्री होगी? बाय बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होगी, और अमाउंट आ जाएगी आपकी 2000 रुपए। बात क्लियर हो गई? यहां दे रखा है, मान करके चलते हैं 6 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन दे रखा है, जैसे पेड सैलरी बाय चेक, और अमाउंट दे रखी है आपको 1000 रुपए। तो एंट्री बना के देख लो, यहां पर चेक वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब बैंक लफ्ज का इस्तेमाल होगा। यहां पर एंट्री आपकी क्या बनेगी? यहां पर एंट्री जो बनने वाली है वो बनने वाली है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। किस नाम से? 5 अप्रैल को एंट्री बन जाएगी, 6 अप्रैल को सॉरी, बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट 1000 रुपए लिख देंगे आप बैंक वाले में। पल्ले पड़ गई बात? इसके बाद मान करके चलते हैं कि दे रखा होता कि 7 तारीख को पेड रेंट, और उस पे जीएसटी भी आप पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एट द रेट 6%
CGST एंड SGST ईच। और अमाउंट दे रखी है, मान करके चलते हैं आपको, मान करके चलते हैं अमाउंट दे रखी है आपको 1000 रुपये ले लो, चलो 2000 रुपये ले लो, छोड़ो 2000 रुपये हमने ले। तो यहाँ पर देखो रेंट पे हो रहा है, तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन GST है इसके साथ, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में, एंट्री भी क्रेडिट में। तो 7 अप्रैल की एंट्री क्या बनने वाली है आपकी, यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। यहाँ आ जाएगा आपका 7 अप्रैल को, इस पे GST भी लग रहा है, तो एंट्री बन जाएगी बाय इनपुट CGST अकाउंट। और यहाँ एंट्री बन जाएगी 7 अप्रैल को आपकी बाय इनपुट SGST अकाउंट। देखो 2000 का रेंट था, 2000 का 5% जब 100 होता है, 2000 का 10% अगर बात की जाए 2000 के 6% की, तो देखो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ये भी देख लो 6/100। अगर नहीं आता तो देख लो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 120, 120। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट समझ लो बस GST वाले। अब इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, तो देखो यहाँ पर 1 लाख 1,20,000 और ये हो जाएगा हमारा 1,22,400। 1,22,400 है यहाँ का टोटल, और यहाँ का टोटल है 2000। तो यहाँ का भी कितना होना चाहिए 1,22,400, और यहाँ का कितना होना चाहिए 2000। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ का टोटल कितना है 1 और 1200, ये हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा हमारा 11,200, ये हो जाएगा हमारा 13,200, 13,200 और 2,000 15,200, 15,200, 15,400, 15,440, 15,440। और ये कितना दे रखा है हमारा 1,22,400। तो 1,22,400 इसमें माइनस करेंगे 0, 10 में से 4 गया बचा 6, 13 में से 4 गया बचा 9, 11 में से 5 गया 6, और ये हो जाएगा हमारा 0। ये आ जाएगा हमारा 1,06,960, 1,06,960 रुपए। ये है क्लोजिंग बैलेंस हमारा कैश का। और 2000 में से 1000 गया बचेगा 1000। ये आ जाएगा हमारा 31 अप्रैल को, 30 अप्रैल को बाय बैलेंस CD। इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। इसको देख लो एक बार जल्दी से, और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। ठीक, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।